हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा और ऑफिसर्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं बच्चे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो टॉपिक है स्प्रिंग कंसेप्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मर्चेंट नेवी में इसके और डिफेंस के भी मैं जितने भी एग्जाम्स की बात करता हूँ सब में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूले इसके याद रखने और हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन इसका आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल पोर्शन किस तरीके से हमको कवर करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा थ्योरी में हम लोग जाएंगे नहीं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिंपल सा, एक स्प्रिंग का। ये हमारे पास क्या है, कोई भी स्प्रिंग है, इट इज़ एन स्प्रिंग, ठीक है। अब क्या होता है, स्प्रिंग की एक टेंडेंसी होती है, स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर। आप जैसे स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाओगे और फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग के अंदर से एक इंटरनल फोर्स लगेगा और वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अपोज करेगा, मतलब आपके फोर्स का। आपने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी थोड़ी सी। एक सेकंड डायग्राम में यहाँ पर बना लेता हूँ। स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होगी तो सेकंड केस, पहले स्प्रिंग की लेंथ क्या थी, ये स्ट्रेच हो जाएगी स्प्रिंग हमारे पास, ठीक है। तो पहले लेंथ यहाँ तक थी, तो ये इसके अंदर एक्स का स्ट्रेच मान लेता हूँ, एक्स खिंच जाती है स्प्रिंग। क्या होती है, खिंच। जैसे आप नीचे फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग क्या करती है, ऊपर एक फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, दो नाम है इसके। एफ एस इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है, क्या लगाया, इसके बराबर मान के चलते हम लोग, और इसको नाम देते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स का। किसका नाम देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। या फिर आप डीप में जाओगे, थोड़ा सा इसको पढ़ोगे तो इसका एक और नाम आपको मिलेगा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। क्या मिलेगा, रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने नीचे से खींचा तो स्प्रिंग के अंदर एक खिंचाव होगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगी और ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए। इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक बॉडी के ऊपर से जैसे ही आप लोग एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को गेन कर लेगी। तो ये भी अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को गेन करने की कोशिश करेगी। तो जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच इस स्प्रिंग के अंदर होगा, उतना ज़्यादा क्या लगेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा अपने ओरिजिनल शेप को या फिर कॉन्फिगरेशन को रीगेन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है बच्चे, ये स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में एक्स के रहेगा। किसके रहेगा, एक्स। जितना ज़्यादा स्प्रिंग में स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू में प्रोपोर्शनलिटी साइन ले लेता हूँ मैं माइनस के, और एस की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स ही चल रहा है, एक्स ही रखता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज माइनस के एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ये जो के वैल्यू आई है इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे, इसको नाम दे देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा मैं अभी। ये नेगेटिव साइन आपके पास आया, क्या है, नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव साइन है बच्चे, ये आपको बताता है, यहाँ पर देखो स्प्रिंग के अंदर खिंचाव इधर हुआ है एक्स, और रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल 180 डिग्री का हो गया। तो ये कहता है जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स इज अपोजिट टू द एक्स, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसको हम एसएचएम में भी पढ़ते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर, वहाँ से टाइम पीरियड भी निकालते हैं, आपको बताऊंगा मैं टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लग जाए तो बॉडी क्या करती है, एसएचएम करती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको, फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशन है छोटा सा, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स से, ये स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये एक्स हो जाएगा। नेगेटिव सिंबल बता रहा है, फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। कोई डाउट इसके अंदर आपको, कोई डाउट नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इसको लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया ये स्प्रिंग है, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच होगा, खिंचाव होगा, अपोजिट में क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। मैकेनिक्स में आप सबने पढ़ा है, अगर फोर्स लगता है और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो वहाँ पर एक एनर्जी होगी, एनर्जी स्टोर होगी या फिर वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन। और वर्क डन को हम लोग 3 केस में पढ़ते हैं। एक तो वर्क डन होता है हमारे पास एफ डॉट डी एस, एफ एस कॉस थीटा ही बोलते हैं, एफ डॉट डी एस स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे।
एक वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। एक वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज mgh। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जब बॉडी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करती है। क्या करती है? जब बॉडी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करेगी तो वर्क डन ये, और जब बॉडी आपकी मोशन की स्टेट में रहेगी तो वर्क डन आपके पास ये होता है। जब बॉडी वर्टिकली डिस्प्लेस करेगी, क्या करेगी? जब बॉडी वर्टिकली डिस्प्लेस करती है तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट के केस में वर्क डन आपके पास ये हो जाएगा। और इसको आप लोग नाम दे देते हो अलग अलग। जब बॉडी मोशन की स्टेट में होती है इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, इसको किसका नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अच्छा, ये मैंने कहा वर्टिकली डिस्प्लेस करती है, या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, मतलब शेप एंड साइज होता है बॉडी। आपने फोर्स लगाया और बॉडी ऐसे दब गई, थोड़ी दब गई तो शेप में चेंज हो गया, वहां पर भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। किस फॉर्म में होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, या तो वर्टिकली डिस्प्लेस हो या फिर बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज हो। क्या हो? बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज होगा, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज होगा तो भी एनर्जी किस स्टोर में होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, एक सेकंड, चलिए। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, स्प्रिंग में आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग थोड़ी सी खिंचेगी, तो स्प्रिंग के शेप में चेंज हुआ, शेप एंड साइज में चेंज होगा। जब स्प्रिंग के शेप एंड साइज में चेंज होगा तो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। किस फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इसका डेरिवेशन करते हैं एक बार। तो देखो, स्मॉल वर्क डन क्या होता है? dw इज इक्वल टू में F.dx। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स बताया, स्प्रिंग फोर्स होता है -kx। माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। तो F_kx वैल्यू पुट कर लेता हूँ। क्या पुट कर लेता हूँ? F इज इक्वल टू में kx। स्प्रिंग की बात करेंगे dx, दैट इज स्मॉल वर्क डन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं dw को इंटीग्रेट करता हूँ 0 से w तक। ठीक है, k को बाहर रखते हैं, x से dx से ऑपरेटर हमारे पास, x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा दैट विल बी हाफ kx²। के तो हमारे पास एट इज है, एक्स का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? x²/2 आ जाएगा, हाफ x²। इट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी होता है इसमें। जब आपने फोर्स लगाया और इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, क्या किया? फोर्स लगाया और स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज हुआ, तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, दैट एनर्जी इज हाफ kx²। क्या है? हाफ kx²। तो दो फॉर्मूले आपको मिले। अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होता है -kx, और फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो कुछ एनर्जी भी स्टोर होगी, दैट एनर्जी विल बी हाफ kx²। क्या होगी? हाफ kx² होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो आप लोग मोस्टली गलती करते हो, वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको भी लिख लिया। आपको पता चला वर्क डन 3 टाइप के होते हैं, तीनों की एनर्जी जूल होती है। क्या होती है? यूनिट क्या होती है? जूल। चाहे मैं इसकी बात करूं एनर्जी की, चाहे वर्क डन की बात करूं, इनकी यूनिट क्या आ जाएगी? जूल आ जाएगी। यूनिट इज जूल। और आपको पता है 1 जूल में क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। अगर आप CGS सिस्टम में यूनिट लिखोगे तो 1 जूल में 10�7 अर्ग के इक्विवेलेंट होता है। फोर्स की यूनिट की बात करूंगा मैं, तो फोर्स की यूनिट होता है कि बच्चे न्यूटन। क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। एन से डिनोट करेंगे। और आप सबको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू में 10⁵ डाइन। क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो MKS/CGS जाओगे तो ये कन्वर्जन करोगे, MKS/CGS जाओगे तो ये कन्वर्जन आप करोगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जाम के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी तो मैंने एक स्प्रिंग की बात की है, अगर आप एक से ज़्यादा स्प्रिंग को कंबाइन कर देते हो तो एक से ज़्यादा स्प्रिंग को हम लोग कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन के 2 मेथड हमारे पास होते हैं बच्चे। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को 1 बाय 1 देखेंगे, एक एक क्वेश्चन उनका करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट K इज 5 × में 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, देन व्हाट
will be the energy required to stretch the spring from 3 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर। अगर मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करना चाहता हूँ 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है। तो आप लोग जो जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले मैं आप लोगों का मेथड बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको करेक्ट मेथड बताऊँगा। करेक्ट मेथड क्या होता है? मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा है। तो हम कहते हैं एनर्जी तो ये होती है, हाफ हमारे पास के की वैल्यू आपको दी है 5 इंटू में 10 टू द पावर +4 लिख लो बच्चे, इसको क्या लिख लो +4, ठीक है। 5 इंटू में 10 टू द पावर 4 दी हुई है, और x हमारे पास है 3 से 5 सेंटीमीटर, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे पास ये -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर विल बी 4/2 10 और 10 जूल का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 जूल। 4 हो जाएगा, 4/2, 5 इंटू में 2 10 जूल। ऐसे ही करते हैं आप लोग। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं बच्चे, इट इज़ रॉन्ग मेथड। ये क्या आपके पास बिल्कुल गलत मेथड है, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। हैबिट होती है, हम लोग जल्दी में कर देते हैं। ये जो हमारे पास डिफरेंस लेते हैं, हमने कितना स्ट्रेच किया है, तो जनरली आदत होती है 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, 2 सेंटीमीटर हमारा स्ट्रेच हो गया, इसके अंदर एनर्जी आप लोग निकालोगे, ठीक है। गलत मेथड है। आप लोग कैसे करोगे इसको देखो, यहाँ पर मैं साइड में करता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होती है। अब आपने जब 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच, देखो 3 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया तो कुछ एनर्जी स्टोर रही होगी, फिर 3 से आगे आपने 5 तक किया, 2 और एक्स्ट्रा किया, तो चेंज इन एनर्जी मुझे 3 से 5 तक पूछे, 2 सेंटीमीटर की नहीं पूछी। इसका मतलब देखो इस क्वेश्चन में, और अगर मैं आपको पूछता कि आपने स्ट्रेच करना है 2 सेंटीमीटर तक, तो डिफरेंस क्या रहता, तब भी आप 2 पुट करते। अगर मैं आपको पूछता 2 सेंटीमीटर तक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो एनर्जी बता दो, तब भी तो हम एक्स की, तो कोई डिफरेंस नहीं रहा इन दोनों क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन को करना है, चेंज इन एनर्जी आपको निकालनी है बच्चे, तो हाफ के यहाँ पर करना है x2 का स्क्वायर माइनस के x1 का स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास हाफ के की वैल्यू 5 इंटू में 10 टू द पावर 4 आ जाएगी। x2 हमारे पास 5 था तो 25, ये 3 था तो 9, इंटू में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। इट इज़ राइट में 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 25 माइनस के 9 16 बचेगा, और 16 बटे तो 16/2 8 हो जाएगा, और 4 40, आंसर विल बी 40 जूल। क्या आएगा आपके पास? आंसर 40 जूल आएगा। और इससे क्या, और आपको मिलता है, जब आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा तो उसको पता है बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ऑप्शन के अंदर ये भी मिलेगा, ये भी आप लोग टिक करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, किसकी बात करेंगे? स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चे, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे? स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, तो देखिए स्प्रिंग कॉम्बिनेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, हम 2 स्प्रिंग लेते हैं, कोई भी, ये आपके पास कोई भी सपोर्ट हो जाएगा। एक स्प्रिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और दूसरी स्प्रिंग यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी m मास लटका देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास K1, ये हो जाएगा आपके पास K2, ये क्या हो जाएगा K1 K2। अब देखो, अब आप इसको फोर्स लगा करके खींचोगे, क्या करोगे? इसको फोर्स लगा करके खींचोगे, दैट फोर्स विल बी F, ठीक है। अब ये फोर्स क्या है, दोनों स्प्रिंग पर सेम लग रहा है। ये फोर्स इस स्प्रिंग के ऊपर भी लग रहा है, इस स्प्रिंग के ऊपर भी लग रहा है, दोनों के ऊपर क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। अब सेम फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन होगा। मैं मान लेता हूँ दोनों स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव होने वाला है वो एक्सटेंशन होगा। इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा x1 का, और इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा x2 का, दोनों के अंदर खिंचाव हो जाएगा। तो नेट जो स्प्रिंग खिंचेंगी दोनों, एक्सटेंशन होगा, तो नेट एक्सटेंशन x विल बी x1 प्लस x2। जो चीज़ कांस्टेंट है तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोग लेके चलते हैं जो चीज़ चेंज हो रही है। अब फोर्स तो दोनों के ऊपर कांस्टेंट लग रहा है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे।
इसके अंदर x और x2 दोनों की वैल्यू अलग अलग है, k1 अलग है, k2 अलग है। और आप सबने पढ़ा है f इजिकल टू क्या होता है, kx के बराबर होता है। तो यहाँ से x इजिकल टू में f बाई k हो जाएगा, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है k के। k जिसका ज़्यादा रहेगा उसके अंदर कम एक्सटेंशन रहेगा, और जिस स्प्रिंग का k कम होगा उसके अंदर एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब k क्या है, स्प्रिंग की रिजिडनेस को बताता है। क्या बताता है, रिजिडिटी को बताता है। रिजिडिटी मतलब जितनी वैल्यू k की है ज़्यादा होगी, स्प्रिंग उतनी ज़्यादा रिजिड है। उतनी ज़्यादा रिजिड है मतलब फोर्स लगाने के बाद उतना कम स्ट्रेच होगी, उतना ज़्यादा वो अपोजिंग फोर्स लगा लेगी तो उतनी कम स्ट्रेच होगी। और k की वैल्यू जितनी कम होगी मतलब स्प्रिंग उतनी कम रिजिड है। कम रिजिड है तो उसको थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो आप लोग जब देखोगे स्प्रिंग हमारे पास दो से ज़्यादा दी हुई है, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, दूसरी स्प्रिंग, अब दोनों को खींचोगे तो फोर्स दोनों के ऊपर सेम है, तो एक के अंदर कम स्ट्रेच होगा और दूसरे के अंदर क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा। एक के अंदर कम स्ट्रेच होगा, दूसरे के अंदर ज़्यादा होगा। दोनों को अगर k की वैल्यू बराबर होती है आप बराबर ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेट x हुआ होगा तो x1 स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच हुआ होगा और x2 किसके अंदर हुआ होगा, इसके अंदर हुआ होगा, तो नेट ये ले ली। और x की वैल्यू एफ वाई के, तो फोर्स तो ये लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई के। सीरीज की बात करता हूँ, KS लिख लेता हूँ। फर्स्ट स्प्रिंग के लिए लिखूंगा x1 क्या हो जाएगा, एफ बाई k1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ बाई k2 हो जाएगा। मैं फर्स्ट स्प्रिंग के लिखूंगा एफ बाई k1, सेकंड के लिखूंगा तो एफ बाई k2 हो जाएगा। फोर्स कॉमन है दोनों के पास, तो फोर्स हम क्या करते हैं, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/ks इज इक्वल टू में 1/k1 प्लस 1/k2। 12th क्लास में आप सबने पढ़ा है कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसे ही करते हैं, 1/c सीरीज में इक्वल टू में 1/c1 प्लस 1/c2। तो आप ऐसे याद रखो, जिस तरीके से कैपेसिटेंस को कंबाइन किया जाता है स्प्रिंग को भी उसी तरीके से कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर आपको याद नहीं रहता है स्प्रिंग को कैसे कंबाइन करते हैं, तो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन जिस तरीके से होता है उसी रेशियो में किसका होगा, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आपके पास हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लिखो इसको एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी बाद में लिख लेना। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग लेता हूं मैं, यहाँ पर मैं एक ये सपोर्ट मान लेता हूँ, यहाँ से दो स्प्रिंग बांध देता हूँ। एक स्प्रिंग तो मैं यहाँ पर बांध देता हूँ, ठीक है, सेकंड स्प्रिंग में यहाँ पर बांध देता हूँ, ठीक है। दो स्प्रिंग है और दोनों का मास मान लेता हूँ मैं m, दोनों का मास क्या मान लेता हूँ m। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k1 हो जाएगी, सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k2 हो जाएगी। यही हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब देखिए, मैंने फोर्स लगाया स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए। क्या करना है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए एक फोर्स लगाना है यहाँ पर F फोर्स। तो क्या ये फोर्स दोनों स्प्रिंग पर बराबर लगेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा, अगर यहाँ 20 न्यूटन लगाया तो 10 इसके ऊपर लगता, 10 इसके ऊपर लगता। कब, जब दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होती, इक्वल होती। लेकिन आपके पास तो वैल्यू बराबर नहीं है, वैल्यू क्या है आपके पास, अलग अलग है। वैल्यू अलग अलग है तो ये वैल्यू उसी रेशियो में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आपको पता है एफ इजिकल टू आपने पढ़ा है kx है, एफ इजिकल टू kx है, तो ये टोटल एफ है। तो मान लेते हैं इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स F1 लग रहा होगा, इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स F2 लगा होगा, ये F1 F2 में बट गया होगा, तो दोनों के अंदर, हाँ, स्प्रिंग में स्ट्रेच सेम रहेगा। अगर स्प्रिंग में स्ट्रेच की बात करोगे आप लोग, तो स्प्रिंग यहाँ पर है नीचे, तो दोनों ऊपर भी फिक्स है स्प्रिंग और नीचे भी फिक्स है, दोनों के अंदर स्ट्रेच करोगे आप, स्ट्रेच क्या रहेगा स्प्रिंग के अंदर, सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है हमारे पास स्ट्रेच, लेकिन फोर्स बट जाएगा। तो नेट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, F इजिकल टू में F1 प्लस F2। अच्छा, इसके अंदर जो खिंचाव हो रहा होगा वो मैं x मान लेता हूँ, x ही इस स्प्रिंग के अंदर हो रहा होगा, x ही स्प्रिंग के अंदर होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा हो जाएगा एक का एक, क्योंकि हमारे पास लेवल सेम है, ठीक है, ऊपर भी सेम लेवल नीचे भी सेम लेवल, तो खिंचाव दोनों में बराबर ही रखना है, तो फोर्स उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। F इजिकल टू kx होता है, तो ये k पैरेलल में मान लेता हूँ, x स्ट्रेच हुआ है, ये k1 x हो जाएगा और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, k2 x। मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए kp इजिकल टू में आ जाएगा आपके पास k1 प्लस k2। इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इट इज़ सिमिलर टू द कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन इन द पैरेलल। कैसे लिखते हैं बच्चे आप लोग, C1 प्लस के C2। कैसे लिखते हो आप लोग, C1 प्लस C2 ऐसे लिखते हो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। तो इसका कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा आपके पास, Kp इजिकल टू में K1 प्लस K2।
तो दैट वाज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग ये रिलेशन पढ़ते थे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, कैपेसिटेंस को जैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, के एस इजिकल टू 1/k1 + 1/k2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पढ़ोगे। तो 4 फॉर्मूले हमारे पास मिले। पहला स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला बच्चे एनर्जी का फॉर्मूला, थर्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, एंड फोर्थ इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। अभी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बार बार मर्चेंट नेवी में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसको लिख लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2 लेता हूं मैं। क्या कह रहा है, ये आपके पास कोई भी स्प्रिंग है ये, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको कुछ भी दिया के है, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के दिए। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड into 2 equal parts, then the spring constant of each part will be, हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी। तो एक चीज़ देखो, ये स्प्रिंग है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी मैं के डैश मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू भी के डैश मान लेता हूँ, क्योंकि एफ इजिकल टू हमारे पास के एक्स होता है, फोर्स कांस्टेंट है, एक्स दोनों की सेम दे रखी है, तो के की वैल्यू क्या सेम है, के डैश है। अब जब आपने इसको यहाँ से डिवाइड किया होगा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको कैसे लग रहे हैं, सीरीज में। कैसे लग रहे हैं, सीरीज में। तो क्या 1/k डैश प्लस 1/k डैश को मैं 1/k लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये दोनों अरेंजमेंट आपको कैसे लग रहे हैं बच्चे, सीरीज में लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, सीरीज में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/k इक्वल टू में 1/k डैश प्लस 1/k डैश, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो 2/k डैश हो जाएगा, तो 1/k इक्वल टू में 2/k डैश। तो k डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k। तो पुराना जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आता था, उसका रेशियो क्या, वो क्या डबल हो गया। मतलब आप इसको 2 हिस्सों में बांटोगे, तो इसकी वैल्यू भी 2k हो जाएगी, और नीचे वाले की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2k हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये तो मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर 2/3 के रेशियो में डिवाइड करते, 3/4 के रेशियो में डिवाइड करते, तो उसी स्प्रिंग जितनी छोटी होती जाएगी, k की वैल्यू कितनी होती जाएगी, उतनी बड़ी होती जाएगी आपके पास। हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तो 3 इक्वल पार्ट में भी क्या हो जाता है हमारे पास, 3k 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 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करता है। तो कभी भी स्प्रिंग को कट करने का केस है, तो कट करते हैं मतलब स्प्रिंग को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं। कोई वैल्यू ऐड करके देख लो, आप डायरेक्ट याद रखें। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो डबल हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 3 गुना हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 4 टाइम्स हो जाएगा आपके पास। क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो आज बच्चे हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का है। इस कंसेप्ट में किसी और कंसेप्ट को मर्ज नहीं करूँगा, दूसरे कंसेप्ट की वीडियो हम लोग सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो हमारे पास है, कंप्लीट स्प्रिंग कंसेप्ट आपके मर्चेंट नेवी में यहाँ से बनता है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ इसका आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में याद रखनी है। जब आपके पास स्प्रिंग है, इसको हम लोग एसएचएम में अलग से डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको एसएचएम पढ़ाऊंगा ना अलग से। लेकिन स्प्रिंग के केस का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एम है हमारे पास, जब आप इसको किसी फोर्स के साथ में नी से खींचते हो, इसके अंदर एक्स का एक्सटेंशन हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको कई बार टाइम पीरियड पूछ लेता है। अगर आप इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देगा, तो स्प्रिंग क्या करेगी, एसएचएम करेगी। क्या करेगी, इसको थोड़ा सा आपने फोर्स लगाया, नीचे फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करेगी। टू एंड फ्रो मूव करेगी तो क्या होगा, एसएचएम होगा। और स्प्रिंग सिस्टम का आपके पास एसएचएम पूछ रहा है, तो फर्स्ट टाइम पीरियड होता है बच्चे 2πm/k, k/m क्या हो जाएगा, m/k। वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में कंबाइन कर लेता है, तो टाइम पीरियड को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ 2πm/, यहाँ पर के इफेक्टिव लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, के इफेक्टिव की वैल्यू लेते हैं। आपके पास जो फोर्स लगेगा ना, mg के बराबर लगेगा। तो F इजिकल टू में मैं mg मान लेता हूँ। तो F इजिकल टू तो ma होता है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा हमारे पास। तो नेट जो एसिलेशन आता है ना, वो m से तो m कट जाएगा, g के बराबर आता है। तो इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर
एसिलेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं हम लोग, तो जी बाई ए आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से आप लोग फोर्स लिख लोगे इसको, या फिर फोर्स के एक्स लिख लेता हूँ, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो हमारे पास एम जी के बराबर रहेगा। स्प्रिंग फोर्स क्या आपके पास के एक्स है, के एक्स इज इक्वल टू में एम जी हो जाएगा। तो एसिलेशन की बात करूँगा तो एम कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एसिलेशन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाई एम एक्स आ जाएगा। और एक्स का मल्टीपल होता है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में के बाई एम लिखते हैं, तो ओमेगा के बाई एम, तो उसका एम बाई के आ जाएगा। ये के इफेक्टिव लिखेंगे। अगर दो स्प्रिंग को आप सीरीज में कंबाइंड करोगे तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में क्या आता है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई एम वाई। यहाँ पर के सीरीज की वैल्यू लिखोगे, और के सीरीज की वैल्यू जो आपको पास मिलती है वो क्या मिलती है आपके पास, K1 K2 ओवर में K1 प्लस K2, ये मिलती है आपको। और मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, एम वाई के पैरेलल ले लूंगा, दो स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ोगे तो आपको पता है के पैरेलल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, K1 प्लस K2 होती है। क्या होती है, K1 प्लस K2 होती है। और अगर कोई भी स्प्रिंग किसी गाड़ी के अंदर ऐसे करके है, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक मास लटका हुआ है और गाड़ी ए एसिलेशन से ऊपर जा रही है, तो इसका जी एसिलेशन तो नीचे होता है, ए एसिलेशन तो होता है, नो नेट एसिलेशन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। उस हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसको कब डिस्कस करेंगे, एसएचएम के अंदर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टाइम पीरियड ये हो जाएगा, सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक है। आपका एक मर्चेंट नेवी का क्वेश्चन है जो आपको पिछली बार पूछा गया है, एग्जाम्पल 3। मर्चेंट नेवी का क्या क्वेश्चन है, उसने एक ब्लॉक ऐसे करके लिया हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है बीच में, क्या रखा हुआ है, मास। इसको एक स्प्रिंग के साथ में ऐसे करके जोड़ दिया, इसको एक स्प्रिंग के साथ में ऐसे करके जोड़ दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K2 है। इसके अंदर ये ब्लॉक ये रखा हुआ है, आपने क्या किया, थोड़ा सा इसके अंदर फोर्स लगाया, ऐसे करके फोर्स लगा के इसको छोड़ दिया। तो ये ब्लॉक क्या करेगा बच्चे, ब्लॉक अपनी जगह पर ऐसे करके एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो आपको टाइम पीरियड पूछा गया था, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता भी है तो आप लोग क्या रखोगे, इन स्प्रिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान के चलोगे। क्यों, क्योंकि मास से तो यहाँ पर फिक्स है। देखो ये आउटर वाला रिजिड फिक्स, तो मैं इसको इक्विवेलेंट ऐसे बना सकता हूँ कि स्प्रिंग तो दोनों यहाँ पर फिक्स पार्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, और दूसरे साइड में दोनों स्प्रिंग किससे कनेक्टेड है, मास से कनेक्टेड है। दोनों स्प्रिंग किससे, मास से कनेक्टेड है। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, मास तो रहेगा ही हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 प्लस K2 आ जाएगी। टाइम पीरियड ऐसे निकालते, ठीक है। एग्जाम्पल 4, इसी के साथ दूसरा क्या आता है, एक मास हमारे पास यहाँ पर ले लेगा M1 और स्प्रिंग को ऐसे जोड़ देगा, एक मास यहाँ पर ले लेगा M2, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब इन मास को आप लोग कंबाइन करोगे तो मास इफेक्टिव निकालना पड़ता है आपको। तो मास इफेक्टिव आता है बच्चे M1 M2 ओवर में M1 प्लस M2। अच्छा, मास को पैरेलल में सीरीज में मान के चलेंगे हम लोग, क्या है ये तो सीरीज में मास कनेक्टेड है, तो जैसे स्प्रिंग को सीरीज में करते हैं ऐसे मास को कनेक्टेड करेंगे सीरीज में। तो यहाँ पर टाइम पीरियड लगोगे आप तो 2 पाई, यहाँ पर मास आपको इफेक्टिव लिखना पड़ेगा और के की वैल्यू स्प्रिंग की आपको दी होगी, ठीक है। के की वैल्यू दी होगी तो आप लोग यहाँ से मास इफेक्टिव की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 और 4 है, इससे टफ क्वेश्चन मर्चेंट नेवी में कभी नहीं बनाता है। तो ये 2 क्वेश्चन एक बार दिए हुए थे आपको, तो मेरे को याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। बाकी कॉम्बिनेशन में हमको क्या रखना है याद, ये वाला केस पैरेलल का, सेकंड सीरीज वाला केस, थर्ड एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एनर्जी वाला केस, ठीक है, यूनिट्स याद रखेंगे। और फर्स्ट रखना है हमको स्प्रिंग फोर्स वाला केस, ठीक है। ये 4-5 फॉर्मूले याद रखने, तो किसी और कंसेप्ट को इसके साथ मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चे तो इसको शेयर करेंगे अपने सारे ग्रुप्स में, और जो भी मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट्स हैं सबके पास ये वीडियो आप लोग शेयर करें, तो जो है आपके नॉन में, ताकि जो भी टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट देते हैं, कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो दूसरे कंसेप्ट के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद सभी को बच्चे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।